हेलो नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा समान विज्ञान जनरल साइंस। इस जनरल साइंस में आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने हैं वो गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में पढ़ना है, यानी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। ये देखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, चाहे आप बात करें यूपीएसआई की बात करें, अभी वैकेंसी आने वाला है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुका है, DSSB का जो पीजीटी टीजीटी का पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सीपीओ एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट जो होने वाला है, वैकेंसी इसके लास्ट डेट ख़त्म हो चुके हैं। बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होगा, DU बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज का चैप्टर हमारा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है, यानी कि बल कई टाइप्स के होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये एक प्रकार का बल है। तो बल का मतलब यहाँ पर हम कहें तो बल का ऐसा ही मात्रक, जो बल का ऐसा ही मात्रक है वो हमारा क्या है, न्यूटन है। बल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। और बल की डायमेंशन की बात करें, यानी बल की डायमेंशन यानी बीमा की बात करें तो ml/t-2 ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। जब एसआई मात्रक पढ़ाए थे तो न्यूटन कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, बीमाई कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और थर्ड जो इसके बारे में बात करेंगे कि जो जितने भी फोर्स है, फोर्स हमेशा क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या है तो ये एक सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं वो कौन सा बल का बात करने वाले हैं, तो वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करने वाले हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल एक बिगेस्ट फोर्स कहलाता है, बिगेस्ट फोर्स कहलाता है। और बिगेस्ट फोर्स कहलाता है। और बिगेस्ट का अर्थ होता है कमजोर बल कहलाता है। ये सबसे कमजोर बल कहलाता है। दो द्रव्यमान के ऊपर लगता है, दो मास के ऊपर लगता है। यूनिवर्स के जितने भी मास हैं आपस में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है। वो कौन सा गुण है, अट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दो मास के बीच में लगता है, दो प्लैनेट के बीच में भी लग सकता है, दो वस्तु के बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और जब ये बल क्रिएट होता है, जब ये बल लगता है तो यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, आपस में कौन से गुण पाए जाते हैं, अट्रैक्शन का गुण पाए जाते हैं। तो ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है। अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है आकर्षित बल कहलाता है। आकर्षित बल कहलाता है, आकर्षण करने वाला बल कहलाता है। दूसरा इसके बारे में बात करें तो ये जो है मास पर निर्भर करता है। मास पर निर्भर करता है, मास कहे तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दो मासे का जो गुणनफल होता है उस पर निर्भर करता है। और साथ में साथ ही किस पर निर्भर करता है, दो वस्तु के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी पर निर्भर करता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक कमजोर बल है और एक किसके बीच में लगता है, दो अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है। और साथ में साथ ये मास पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास पर, टू मासेस पर निर्भर करता है, दो वस्तु के दूरी पर निर्भर करता है। ये समान रूप से सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी का एक गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं, यानी गुरुत्व बल पाए जाते हैं। और जिसके कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, आप बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के अट्रैक्शन बल के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी की जो वस्तु है, पृथ्वी की जो अट्रैक्शन बल है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वस्तु को अपने
और आकर्षित करता है। और यही कारण है मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो वस्तु के बीच में लगता है, समान रूप से दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो इसके पहले कुछ बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें ये नोट करेंगे, ये पेपर में कई बार आती है। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो ट्रैक्शन बल है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हम लोग चर्चा करते हैं कि देखो कि जितने भी प्लैनेट होते हैं या कोई भी दो वस्तु हो सकते हैं, और ये दो वस्तु मान लिया जाए, एक अर्थ है, दूसरा मान लिया जाए हम दूसरा वस्तु जिसका मास m है, यानी कि ये कोई वस्तु है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपस में क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये समान रूप से लगता है, जितना बल ये लगाता है और इतना बल ये क्या लगाता है? ये भी लगाता है। मतलब समान रूप से इक्वल मैग्नीट्यूड होता है दोनों को आकर्षित करने का। लेकिन मैंने पहले ही बताया, एक कमजोर वर्ग बल है, वीकेस्ट बल है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन है? जब ये सबसे कमजोर है तो न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाता है। नाभिकीय जो बल है वो सबसे मजबूत बल के रूप में जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन देखो कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास का। एक मास पृथ्वी लिया जिसका मास कैपिटल M है। M क्या है? मास ऑफ पृथ्वी, यानी कि अर्थ का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? वस्तु का मास, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान। तो ये जो अट्रैक्शन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। साथ में साथ ये जो अट्रैक्शन बल है दोनों के बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। दोनों के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो ये दूरी के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमण और साथ में साथ स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड अपॉन r स्क्वायर हो गया। अब देखो, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल को डिफाइंड करने वाला इसे न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और ऐसे कंडीशन में इसको डिफाइन करने के लिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन दोनों को हम यहाँ के रूप में लिख रहे हैं F इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। अब देखो, एक किस पर निर्भर करता है? दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, और साथ में साथ दोनों के बीच के डिस्टेंस के उल्टा व्युत्क्रमण के साथ साथ स्क्वायर। इसीलिए इसको जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में भी जानते हैं, यानी व्युत्क्रमण वर्ग लॉ के रूप में भी जानते हैं। अब इसमें कैपिटल G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कई बार पेपर में आ जाता है कैपिटल G का मान क्या होगा, है ना। कैपिटल G का मान जो कैलकुलेट किया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारा क्या है? यानी कैपिटल G क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में जानते हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन की बात करें, आप लोग खुद निकालें, डायमेंशन क्या हो जाएगा? F कैपिटल G को क्या लिख सकते हैं? F इंटू R स्क्वायर अपॉन M इंटू
m, देखो इसको इधर करोगे है ना, और एक g को बाहर लोगे, f इंटू आर स्क्वायर m/m। अब इसका हमारा डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन देखो कि बल का डायमेंशन ऑलरेडी मैंने बताया है mlt-2। ये क्या है r इस तरह का क्या है डिस्टेंस है, ये दोनों को करेंगे प्लस m इंटू m। m क्या है, मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M, तो टोटल मास है, एक मास से काट सकते हो तो क्या लिखेंगे m माइनस है ना l पर पावर 3 t पर पावर -2। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो डायमेंशन है किसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, एक इसका यूनिट रिमाइंड रखें, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है उसको रिमाइंड रखें। अब थर्ड जो चीजें हुआ, इसका डायमेंशन को रिमाइंड रखें, यानी डायमेंशन m इनवर्स l पर पावर 3 t पर पावर -2। अब हम बात करते हैं जो हमें काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं और उसको कहते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्व, कैपिटल G, और इसको हम लोग ग्रेविटी, गुरुत्व। देखो कि गुरुत्व का मतलब होता है मास, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। कौन सा फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल डिवाइड अपॉन वस्तु का द्रव्यमान, यही क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाती है। अब ऐसे समझिए, जिस त्वरण के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह त्वरण, वह स्टेशन क्या कहलाता है, पृथ्वी का त्वरण कहलाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करता है और वो मान है स्मॉल g का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्टेशन के साथ, त्वरण के साथ पृथ्वी अपनी वस्तु यानी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये अट्रैक्शन पावर पृथ्वी की क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाती है, गुरुत्व कहलाता है। जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी प्लैनेट का अपना अपना गुरुत्व होता है। हम बात करें मून की, तो मून का ग्रेविटेशनल पावर भी होता है और उसका गुरुत्व भी होता है। तो मून का ग्रेविटेशनल पावर जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में कंपैरिजन करें तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है उसका 1/6 पार्ट होता है, 1/6 पार्ट होता है। दैट मींस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है, किसके कंपैरिजन में, मून के तुलना में। इसी तरह जितने भी प्लैनेट हैं दूसरे प्लैनेट की कंपैरिजन करें तो सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल पावर है, और जिसके कारण वो पृथ्वी अपनी वस्तु को, वो प्लैनेट अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में साथ इस ग्रेविटेशन का अपना एक रेंज है। अगर इस रेंज से आप बाहर हो जाते हैं, मान लीजिए अर्थ पे हैं, है ना, अर्थ के रेंज से बाहर हो जाते हैं तो अर्थ की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करना बंद कर देता है, और ऐसे कंडीशन में तो आप बीच में कहीं होंगे, है ना, दो प्लैनेट के बीच में होंगे, या उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी जो है अपनी ओर, जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगी, वहां से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना बंद कर देता है। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी की भी अपनी रेंज बना हुआ है, और पृथ्वी का गुरुत्व का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये पृथ्वी की ग्रेविटेशनल का मान, गुरुत्व का मान ये मैक्सिमम है, अधिकतम है। अब हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम ये मून की बात किया तो पृथ्वी का 1/6 है ना। अब दूसरी जो बातें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझेंगे, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने दो चीजें बताया। आपको फॉर्मूला लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल इतना ध्यान रखें। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब बल अपॉन मास,
और इसका मान जो होता था Gmm/r²। आपने पढ़ा तो इस mm से काट दोगे तो g का मान जो है वो हमेशा कितना हो जाएगा, Gmm/r²। अब देखो ये g का मान है और इस g को मान को कैलकुलेट करें, ग्रेविटेशनल का मान मालूम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान मालूम, पृथ्वी की मास मालूम और उसके बाद पृथ्वी का रेडियस मालूम। तो ऐसे कंडीशन में इसको कैलकुलेट करते हैं तो पृथ्वी के लिए जो ईमान आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आ सकते हैं कि गुरुत्व का मान कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्व का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे उसके पहले हम दो बातें यहां पर ध्यान रखेंगे। एक बातें बताएंगे द्रव्यमान अनिमास और दूसरा हमारा होता है भार, जिसको कि हम लोग वेट कहते हैं। दोनों में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले द्रव्यमान जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब यहां पर हुआ कि द्रव्यमान जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, यानी डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट है इसका मतलब ये क्या होता है, चेंजेबल है, वो क्या है, चेंज होता है, निर्भर है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, डिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी। अब दोनों में क्या होता है, अगर किसी वस्तु का मास जो होता है वो केजी में मेजर की जाती है, जबकि जो भार होता है वो किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है। भार का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। इसका मतलब भार एक प्रकार का क्या है, भार जो एक प्रकार का है वो फोर्स है। भार इज ए जस्ट लाइक बल। और पृथ्वी के लिए बात करें तो पृथ्वी अपनी और किसी वस्तु को जो आकर्षित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और इस वेट का मान कितना होता है, mg के बराबर। उस वस्तु का मास को जब ग्रेविटी से डिवाइड कर देते, सॉरी ग्रेविटी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास इंटू ग्रेविटी उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट हो गया कि ये तो मास से फ्री है क्योंकि वस्तु का मास m है, तो ये है ना, कुछ केसेस को छोड़ दे, है ना, बहुत हाई प्रोफाइल मामला नहीं हो तो नॉर्मल कंडीशन में पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास जो भी प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में कह सकते हैं कि मास जो कांस्टेंट है ना। जबकि जो भार है वो किस पर निर्भर कर रहा है, मास इंटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी आप जानते हैं कि चेंज करता है ना। कई कारणों से मैं बताऊंगा कि ग्रेविटी का मान चेंजेबल है ना। पृथ्वी के अलग अलग सरफेस पे तो कांस्टेंट है, लेकिन सरफेस से जब ऊपर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, यहां तक कि पृथ्वी की जो आकार है ध्रुव पर अलग और साथ में साथ इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर अलग अलग पाई जाती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो लेकिन अभी ये समझ ले कि जी का मान चेंजेबल है, इसलिए भार भी क्या होगा, चेंज होगा। ये न्यूटन में मेजर की जाती है, जबकि ये किस में मेजर किया जाता है, केजी में मेजर किया जाता है। तो ये रहा दोनों में डिफरेंसेस। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल जी का मान कहां कहां चेंज करता है और किस किस कारणों से चेंज करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल जी का मान किन किन कारणों से चेंज होता है। पेपर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो कि पृथ्वी की जो सतह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अ मैक्सिमम on the surface of the earth। पृथ्वी की जो सतह है उस पर जी का मान, ग्रेविटी का मान सबसे अधिकतम पाया जाता है और उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कई बार इसको राउंड फिगर में, है ना, राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहीं लिखा रहता है, इससे कंफ्यूज ना हो, है ना। राउंड फिगर में लिखा हुआ है और राउंड फिगर में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान कितने होते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अधिकतर जगह यही मिलेगा। अब जी का मान
किन किन कारणों से इफेक्ट डालता है, कौन कौन से कारण है, फैक्टर हैं जिसके कारण जी का मान चेंज होता है। तो किन किन फैक्टर पहले देखेंगे, क्या क्या कारण है। पहला, पृथ्वी के आकार। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन, घूर्णन के कारण सॉरी ऐसे लिख लो, घूर्णन के कारण यानी कि रोटेशन के कारण। दूसरा जो कारण है वो है पृथ्वी का दूसरा कारण, इसका हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ जब हम ऊपर जाते हैं तब पर भी जी का मान क्या होता है, चेंज होता है। अगला जो कारण हमारा है वो है हमारा डेप्थ, गहराई के कारण जी का मान भी चेंज होता है। आकार के कारण, घूर्णन के कारण, हाइट के कारण। लिफ्ट में भी जो प्रोसेस होता है लिफ्ट के कारण भी चेंज होता है। तो वन बाई वन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस कारण जी का मान इफेक्ट डालता है और कहां पर कितना पाए जाते, कहां पर अधिकतम होता है, कहां पर मिनिमम होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डेप्थ के कारण। हाइट एंड डेप्थ के कारण सबसे पहले हम लोग हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो एच को हम लोग ऊंचाई कह रहे हैं और कैपिटल एच को हम लोग डेप्थ कह रहे हैं, है ना, डेप्थ कह रहे हैं, और जिसके कारण जी का मान चेंज होता है। अब देखो कि जी का मान ऊपर जाए, है ना, या नीचे जाए, दोनों कंडीशन में जी का मान जो होता है, ग्रेविटी का मान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो दोनों कंडीशन में चाहे जी का मान ऊपर जाए, ऊंचाई पर जाए, या डेप्थ में आए, गहराई में आए, जी का मान क्या होता है, चेंज करता है, चेंजेबल है और डिक्रीज करता है। तो कॉमन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में कॉमन पॉइंट यह है कि डिक्रीज करेगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, डिक्रीज का अर्थ होता है घटेगा, है ना, घटेगा, कम होगा। अब कम कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं कि जब हम ऊंचाई के साथ जाते हैं तो जी डैश का मतलब यहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी हुआ 1-2h/r। ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए इस चीजों को आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, है ना। ये ओरिजिनल जी है, ये ग्रेविटी वाला जी है ना, गुरुत्व वाला, और ये प्रभावित जी है, प्रभावित ग्रेविटी है। किससे प्रभावित है, ऊंचाई के साथ प्रभावित है। ऊंचाई के कारण इफेक्ट डाला, ऊंचाई ने इफेक्ट डाला तो इफेक्टिव ग्रेविटी बन गया, है ना। जी डैश इज इफेक्टिव ग्रेविटी, स्मॉल जी एच ग्रेविटी, 1-HR। देखो किसी भी संख्या में जी के मान से क्या करोगे, कुछ ना कुछ घटा रही हो, तो जब घट रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जी का मान इफेक्टिव के कारण, यानी जी के प्रभावित होने के कारण, ऊंचाई के प्रभावित होने के कारण जी का मान में क्या होता है, कमी होता है। तो एक बात ये तो समझ में आ गया कि ये कमी है। अगर हम बात करें डेप्थ के कारण, तो डेप्थ के कारण जो ग्रेविटी का मान हुआ जी 1-h/r होता है, और h/r का मतलब ये हुआ कि जी का मान जो है ना, ओरिजिनल -h/r, कुछ ना कुछ तो घट रहा है ना। माइनस किसी भी चीज का सिंबल क्या करता है, डिक्रीज करना। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डेप्थ के कारण भी कम हो रहा है। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंसेस है कि कम तो ऊंचाई के साथ भी होता है ना, कम गहराई के साथ भी होता है।
तो सबसे पहले भी मैंने बता दिया कि मैक्सिमम कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होता है तो ऊंचाई के साथ भी घटेगा, गहराई के साथ भी घटेगा, है ना। अब घटने का जो रेट है, यहाँ पर देखोगे सिंगल है ना, तो यहाँ पर घटने का रेट क्या है, डबल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है। तो कौन तेजी के साथ घटता है, तो तेजी के साथ कहाँ घटेगा, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो जी का मान जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ क्या होता है, घटता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऊंचाई के साथ डबल रेट के साथ, डबल रेट, सिंगल रेट नहीं, दुगनी रेट के साथ डिक्रीज होता है, जबकि गहराई के साथ इससे कंपैरिजन करें तो सिंगल रेट के साथ डिक्रीज होता है। तो रेट जो घटने की दर है, ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ घटता है, जबकि गहराई में आते हैं तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के तहत घटता है। दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों में डबल का रेट है, ऊंचाई के साथ डबल रेट के साथ डिक्रीज होता है, गहराई के साथ सिंगल रेट के साथ डिक्रीज होगा। इतना समझ में आया, है ना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जाते हैं कि ऊंचाई कितने ऊंचाई पर जाए, यानी कितने ऊंचाई पर जाए जहां पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण मान, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण कैपेसिटी है वो 0 के बराबर हो जाए, यानी प्रभावित होकर के ऊंचाई के साथ जाने पर 0 हो जाए। तो देखो कि ऐसे कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, कितना ऊंचा जाए कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल मान 0 हो जाए। इफ यदि h का मान स्मॉल h का मान हम कितने बराबर ले ले, स्मॉल h का मान कितना ले ले, तो स्मॉल h का मान रेडियस का आधा ले ले। पृथ्वी का जो रेडियस है उसकी